हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थिएटर ऑफ द एब्सर्ड की मीनिंग जानेंगे। थिएटर वो जगह होती है जहाँ पर ड्रामा को परफॉर्म किया जाता है ऑडियंस के सामने। और एब्सर्ड का मतलब है इलॉजिकल, जिसका कोई भी लॉजिक ना हो, जिसकी कोई मीनिंग ही ना हो, जिसका कोई मतलब ना हो, उसे बोलते हैं एब्सर्ड। सो गाइज, द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड का मतलब है ऐसा थिएटर जहाँ पर ऐसे ड्रामास परफॉर्म किए जाते हों जिसका कोई मीनिंग ही ना हो, जो बिल्कुल बेहुदे हों। गाइस, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड को समझने के लिए हमें बैकग्राउंड जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हुआ था और 1945 में ख़त्म हो गया। 6 साल की इस वॉर में लगभग 45 से 60 मिलियन लोगों की मौत हुई। बहुत सारे लोग घायल हो गए। बहुत ही दर्दनाक और ख़तरनाक टाइम था वो। हर तरफ खून की नदियाँ बह रही थी। लोगों की सारी होप्स ख़त्म हो गई थी। हर तरफ सिर्फ नेगेटिविटी थी। लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे उनकी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंगलेस हो गई है उनकी लाइफ। उनकी लाइफ में सिर्फ दर्द और परेशानियां हैं, बस और कुछ भी नहीं है। 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुआ था और 1950s में द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड आया। अब लोगों के पास कोई होप नहीं थी। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें करना क्या है, क्या हो रहा है उनके साथ। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इसीलिए वो मीनिंगलेस बातें करने लगे थे, बिल्कुल इलॉजिकल बातें कर रहे थे। अब जिस तरह रियलिटी में हो रहा था उस टाइम पर, वैसा ही थिएटर में ड्रामा भी परफॉर्म किए जाने लगे। जो सोसाइटी में हो रहा था वही थिएटर में भी दिखाया जाता था। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड यानी कि ऐसा थिएटर जो बिल्कुल मीनिंगलेस हो, जिसमें ऐसे ड्रामास परफॉर्म किए जाते थे जिसमें कोई स्टोरी, प्लॉट, स्ट्रक्चर नहीं होता था। बहुत ही अजीब अजीब से डायलॉग रहते थे जिसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता था। इन ड्रामास के कैरेक्टर्स बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करते थे, एकदम पागलों वाली। सोसाइटी में उस टाइम पर जो मीनिंगलेसनेस आ चुकी थी, वही मीनिंगलेसनेस थिएटर में भी दिखाई जा रही थी। अब समझते हैं कि ये टर्म द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड आया कहाँ से। एक फ्रेंच फिलोसोफर एंड ऑथर थे जिनका नाम एल्बर्ट कैमू था। इन्होंने एक फिलोसफिकल एसे लिखा था, द मिथ ऑफ सिसिफस। इसी एसे में इन्होंने सबसे पहली बार एब्सर्डिज्म का आइडिया दिया। इनका ये वर्क द मिथ ऑफ सिसिफस 1942 में पब्लिश हुआ था। एक्चुअली मिथ ऑफ सिसिफस में एक कैरेक्टर होता है सिसिफस। उसे अपने आप को जिंदा रखने के लिए एक चट्टान को ऊपर माउंटेन के टॉप तक पहुंचाना होता है। सिसिफस चट्टान ऊपर पहुंचाता है, फिर वो चट्टान नीचे आ जाता है, फिर वो चट्टान को ऊपर पहुंचाता है और फिर से वो चट्टान नीचे आ जाता है। तो इस तरह से वो बार बार रॉक को ऊपर ले जाता है और बार बार रॉक नीचे आ जाता है। तो इसी तरह से उसकी पूरी लाइफ बीतती है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कितनी मीनिंगलेस थी ये लाइफ। सिर्फ मेहनत करी और कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो गाइस, सबसे पहली बार एल्बर्ट कामू ने ही आइडिया दिया था एब्सर्डिज्म का अपने इस फिलोसफिकल एसे द मिथ ऑफ सिसिफस में। अब आइडिया तो एल्बर्ट कामू ने दे दिया। अब इसी एब्सर्डिज्म के आइडिया को एक ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट ने अडॉप्ट करा जिनका नाम था मार्टिन एस्लिन। मार्टिन एस्लिन ने एल्बर्ट कामू के एब्सर्डिज्म के आइडिया को लिया और एक बुक ही लिख डाली, द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के नाम से, जो कि 1961 में पब्लिश हुई। सो गाइस, वो मार्टिन एस्लिन ही थे जिन्होंने द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड टर्म को इंट्रोड्यूस किया या कॉइन आउट किया। द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड 1950s में आया और 1980s तक चला। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड एक मूवमेंट था जो कि सिर्फ इंग्लैंड में ही नहीं बल्कि अमेरिका और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में भी फैला। एब्सर्ड ड्रामा बिल्कुल बिखरे हुए होते थे। कुछ भी इन ड्रामास में सीक्वेंस में नहीं होता था। इन ड्रामास के कैरेक्टर्स बिल्कुल कंफ्यूज्ड रहते थे। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि उन्हें करना क्या है। इन ड्रामास में आउटर वर्ल्ड को नहीं दिखाया जाता था बल्कि इंटरनल वर्ल्ड को दिखाया जाता था, यानी कि इंसान के बाहर क्या हो रहा है वो नहीं दिखाया जाता था बल्कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है वो दिखाया जाता था। उसकी इनर वर्ल्ड को दिखाया जाता था। इंसान किस कंडीशन में है, वो कैसा फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, वो दिखाया जाता था इन ड्रामाज में। ह्यूमन साइके पर फोकस किया जाता था। ह्यूमन साइके यानी कि ह्यूमन फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट एंड आइडियाज़। इन ड्रामास में हमें कोई भी स्टोरी नहीं बताई जाती है बल्कि एक फीलिंग का एटमॉस्फेयर दिखाया जाता है। इन ड्रामास की थीम्स
एब्सर्ड, क्रूएलिटी एंड वायलेंस होती थी। एब्सर्ड यानी कि आपको पता ही है इलॉजिकल, क्रूएलिटी यानी कि बेरहमी, वायलेंस यानी कि हिंसा। तो इस तरह की थीम्स यूज़ की जाती थी द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में। इन प्लेज में बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी कैरेक्टर्स में, वो ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। इस मोमेंट के जो ड्रामेटिस्ट थे, ऐसा नहीं था कि उन्होंने साथ में मिलकर इस मोमेंट को चलाया, बल्कि इस मोमेंट के जो ड्रामेटिस्ट थे वो अलग अलग ग्रो हुए। इन ड्रामास में व्यूअर को कोई कंक्लूजन नहीं मिलता था, बल्कि व्यूअर को खुद अपना कंक्लूजन बनाना होता था। कंक्लूजन यानी कि एक फाइनल जजमेंट कि ड्रामा कैसा था। इन ड्रामास के कैरेक्टर बहुत ही पैनिक दिखाए जाते थे, घबराए हुए रहते थे और बहुत ही बिजी रहते थे। और ये बिजीनेस ड्रामाटिस्ट इसलिए दिखाते थे ताकि वो व्यूअर्स को बता सके कि हम चाहे कितना भी बिजी क्यों ना रहें, लेकिन लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। हमारी ये सारी मेहनत बेकार है और ये मेहनत करते करते लास्ट में हम मर जाते हैं और कुछ हासिल नहीं होता। ऐसी नेगेटिव थिंकिंग इसलिए दिखाई जाती थी क्योंकि उस टाइम की सिचुएशन ही वैसी थी, नेगेटिव। इन ड्रामास की लैंग्वेज बहुत ही अजीब होती थी, बेहुदे डायलॉग्स होते थे, एक ही डायलॉग को बार बार बोला जाता था, कोई सीक्वेंस नहीं होता था डायलॉग में। आधा डायलॉग बोलकर फिर दूसरा डायलॉग, मतलब कुछ भी डायलॉग्स होते थे। इन ड्रामास में बातें तो मीनिंगलेस होती हैं, लेकिन कोई ना कोई सीक्रेट मैसेज ज़रूर दिया जाता है इन ड्रामास के थ्रू। एब्सर्ड थिएटर एरिस्टोटल के वेल मेड ड्रामा को रिजेक्ट करता था। गाइस, एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने अपने एक वर्क पोएटिक्स में ये बताया था कि ड्रामा किन किन एलिमेंट्स से मिलकर बना है, कैसे एक परफेक्ट ड्रामा बनता है, क्या सीक्वेंस होनी चाहिए ड्रामा में, कैसे प्लॉट, कैसे कैरेक्टर, थॉट और म्यूज़िक होना चाहिए। तो एरिस्टोटल का जो वेल मेड ड्रामा के जो रूल्स थे, उसको एब्सर्ड थिएटर के ड्रामेटिस्ट रिजेक्ट करते थे। जब पहली बार इस टाइप का ड्रामा परफॉर्म किया गया तो ऑडियंस बिल्कुल ही शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि ये प्लेस उन प्लेस से बिल्कुल ही अलग थे जो पहले परफॉर्म किए जाते थे। इस टाइप का ड्रामा इसलिए बनाया गया था ताकि लोगों को पता चल सके कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद लोग कितने बेबस, खोखले और परेशान हो चुके थे, उनकी लाइफ एकदम ही मीनिंगलेस हो गई थी। मार्टिन एस्लिन ने एक डेफिनेशन भी दी थी एब्सर्डिज्म की। एब्सर्डिज्म इज द एविटेबल डिवैल्यूएशन ऑफ आइडियल्स, प्योरिटी एंड पर्पस। जब इंसान के अंदर से आदर्श, प्योरिटी और पर्पस खत्म हो जाता है, उसे एब्सर्डिज्म कहते हैं। डिवैल्यूएशन यानी कि किसी चीज़ का घटना या कम होना, आइडियल्स यानी कि आदर्श, प्योरिटी यानी कि पवित्रता और पर्पस यानी कि उद्देश्य या मकसद। तो ये सारी चीज़ें जब इंसान के अंदर से घट जाती हैं तब हम उसे एब्सर्डिज्म कहते हैं। अब देखते हैं एब्सर्ड थिएटर की ड्रामेटिस्ट। सबसे पहले एब्सर्ड थिएटर की ड्रामेटिस्ट में सैमुअल बेकेट का नाम आता है। सैमुअल बेकेट का पूरा नाम सैमुअल बार्कले बेकेट था। ये एक आयरिश नॉवलिस्ट, प्लेराइट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, थिएटर डायरेक्टर, पोएट एंड लिटरेरी ट्रांसलेटर थे। सबसे बड़ा नाम सैमुअल बेकेट का है एब्सर्ड थिएटर में। इनका बर्थ आयरलैंड में हुआ था, लेकिन ये बाद में फ्रांस चले गए थे और पेरिस में इन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड करी। ये पेरिस में जेम्स जॉयस से मिले और उनके सर्किल में ज्वाइन हो गए। इन्हें 1969 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। सैमुअल बेकेट इंग्लिश और फ्रेंच दोनों ही लैंग्वेज में अपने वर्क्स लिखते थे, लेकिन वो एब्सर्ड ड्रामा को फ्रेंच लैंग्वेज में लिखते थे। एक्चुअली ये आयरलैंड के थे, इनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश थी, लेकिन फ्रांस जाने के बाद ये अपने ड्रामा को और टफ और बेहुदा बनाने के लिए इंग्लिश के बजाय फ्रेंच लैंग्वेज में लिखते थे, ताकि रीडर आसानी से इनके ड्रामा को समझ ना सके। इनका सबसे फेमस एब्सर्ड ड्रामा है वेटिंग फॉर गोडो। यही वो ड्रामा है जिसकी वजह से थिएटर ऑफ द एब्सर्ड फेमस हुआ था। वेटिंग फॉर गोडो 2 एक्ट का प्ले है। इससे पहले सैमुअल बेकेट ने फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा था और फिर बाद में सैमुअल बेकेट ने ही इसे इंग्लिश लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया। वेटिंग फॉर गोडो का फ्रेंच टाइटल इन अटेंडेंट गोडो था। इसमें 2 कैरेक्टर्स होते हैं जिनका नाम व्लादिमीर एंड एस्ट्रगन होता है। ये दोनों कैरेक्टर गोडो का वेट कर रहे होते हैं। इन्हें खुद भी नहीं पता होता है कि ये गोडो कौन है, क्या है और वो आएगा भी या नहीं, लेकिन फिर भी वो दोनों कैरेक्टर्स गोडो का वेट करे जा रहे हैं और बीच बीच में अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे थे और अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। तो देख सकते हैं कितना मीनिंगलेस है उनका वेट करना, वो भी ऐसी चीज़ के लिए जिसे वो जानते भी नहीं हैं और उन्हें श्योरिटी भी नहीं है कि वो आएगा भी या नहीं। सैमुअल बेकेट का ये प्ले वेटिंग फॉर गोडो 1952 में पब्लिश हुआ था। सैमुअल बेकेट ने 2 प्लेज और लिखे थे, एंड गेम एंड हैप्पी डेज।
एंड गेम 1 एक्ट का प्ले था जो कि 1957 में पब्लिश हुआ था। हैप्पी डेज 2 एक्ट का प्ले था और ये 1961 में पब्लिश हुआ था। सैमुअल बेकेट ने काफ़ी सारे नॉवेल्स भी लिखे थे जैसे कि मर्फी, मेलोंडाइज, मोलॉय, द अननेमेबल, वाट एक्सेट्रा। ये जो नॉवेल्स हैं इनमें भी बेकेट ने एब्सर्डिटी डाली थी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, सैमुअल बेकेट वेटिंग फॉर गोडो लिखने से पहले ट्रेडिशनल लिखते थे, लेकिन वेटिंग फॉर गोडो लिखने के बाद ये अपनी राइटिंग्स में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने लगे थे। नेक्स्ट ड्रामेटिस्ट हैं हेरोल्ड पिंटर। हेरोल्ड पिंटर का बर्थ 1930 में हुआ था। ये एक ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट होने के साथ साथ स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और एक्टर भी थे। इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इनके एब्सर्ड प्लेज में बहुत ही साइलेंस होता था, बहुत ही शांति रहती थी। कैरेक्टर्स ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। कैरेक्टर्स में पागलपन होता था जिसे पैरानोया कहते हैं। पैरानोया यानी कि पागलपन। इनके ड्रामाज में जो कैरेक्टर्स होते थे वो सभी एक कमरे में बैठे रहते थे। ऐसा लगता था जैसे सभी कैरेक्टर्स एक ही कमरे में कैद हो गए हों। इनका एक प्ले था द रूम। इस प्ले में एक ब्लाइंड मैन को, एक अंधे इंसान को बहुत ही बेरहमी से पीटा जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वायलेंस होता था। इनका सबसे फेमस प्ले है द बर्थडे पार्टी। इनकी अदर प्लेज हैं द होम कमिंग जो कि 2 एक्ट का प्ले है, 1964 में लिखा गया था और 1965 में पब्लिश हुआ। द डम वेटर, ये 1 एक्ट का प्ले था, 1957 में लिखा गया था और 1960 में पब्लिश हुआ। नेक्स्ट ड्रामेटिस्ट हैं टॉम स्टॉपर्ड। टॉम स्टॉपर्ड एक ड्रामेटिस्ट और स्क्रीन राइटर भी थे। इन्होंने फिल्म, रेडियो, स्टेज, टेलीविज़न के लिए भी वर्क्स लिखे। इनके वर्क्स की थीम ह्यूमन राइट्स एंड पॉलिटिकल फ्रीडम को लेकर होती थी। इनके प्लेज हैं रोजेनक्रांट्ज़ एंड गिल्डेनस्टर्न आर डेड। ये प्ले शेक्सपियर के प्ले हैमलेट पर बेस्ड था। आर्केडिया एक्सेट्रा। नेक्स्ट है एडवर्ड बॉन्ड। इनके प्लेस की मेन थीम वॉयलेंस होती थी। बहुत खतरनाक प्लेस होते थे इनके। इन्होंने लगभग 50 प्लेस लिखे जिसमें से सबसे ज़्यादा वॉयलेंस वाला प्ले था सेव्ड। इस प्ले में होता ये है कि एक फ्रस्ट्रेटेड यूथ होता है, वो एक बच्चे को पत्थर से मार मार कर जान से मार डालता है। इस प्ले की वजह से थिएटर में सुधार लाया गया ताकि इस तरह के खतरनाक और बेहुदे प्लेस पर रोक लगाई जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा प्ले बनाया ही क्यों। एक्चुअली इसमें यूथ की फ्रस्ट्रेशन को दिखाया गया था। सो गाइस, ये सारे मेन ड्रामेटिस्ट थे द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के। द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के अदर ड्रामेटिस्ट हैं आर्थर एडमव, यूजीन यूनेस, जीन जेनेट, कैरल चर्चिल एक्सेट्रा। तो गाइज, हम अच्छे से द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड को एक्सप्लेन कर चुके हैं। आई होप गाइज आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।